नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके सामने एक कहानी वसीयत, जो मालती जोशी की एक प्रसिद्ध कहानी में से एक है। तो आज हम वसीयत कहानी को देखने वाले हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी जितने भी स्नातक के अंतिम वर्ष के छात्राएं हैं, उन सभी के सिलेबस हिंदी पाठ्यक्रम में वसीयत कहानी दिया हुआ है। तो चलिए हम वसीयत कहानी का पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। उसके समक्ष ही इससे जितने भी रिलेटेड महत्व प्रश्न उत्तर हैं, वो उत्तर सहित, प्रश्न के साथ उत्तर सहित हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए वसीयत कहानी का आज हम अध्ययन करते हैं, जो मालती जोशी जी का है। ओंकार सीटी बजाते हुए घर में दाखिल हुआ था कि बरामदे में बैठे हरीश को देखकर एकदम सकपका गया। कौन? ओंकार सीटी बजाते हुए घर में दाखिल हुआ था। बरामदे में कौन बैठा था? हरीश, जिसे देखकर वो एकदम सकपका गया। नमस्ते भैया, आज आप घर में कैसे? तुम्हें कोई ऐतराज़ है? किसके बीच वार्तालाप हो रहा है? ओंकार और हरीश। हरीश ने कहा। तो ओंकार और भी सहम गया। उसकी हालत देखकर हरीश को और भी हंसी आ गई। किसे देखकर सहम गया था? ओंकार। हरीश अपने भैया को देख के सहम गया था। कहा, मैं तो खैर अपने ही घर में बैठा हूँ, पर आपकी सवारी इधर कैसे? ऐसे ही कभी कभी भाभी जी से मिलने चला आता हूँ। भाभी है ना भीतर? उसने पूछा और उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए सीधे भीतर चला गया। भीतर वाले ओसारे में माँ बेटी दोनों मिल गई। ओंकार पास में बैठ गया। बोला, भाभी जी, बड़े भैया के पास कौन सी गाड़ी है? कौन? ओंकार को आया था अपनी भाभी से मिलने। तो पूछ रहा है ओंकार कि भैया के पास कौन सी गाड़ी है? तो सेंट्रो। क्यों? भाभी जी ओंकार से पूछती, सेंट्रो गाड़ी है, लेकिन क्यों? नीली वाली थी ना, पर आजकल वहाँ एक लाल गाड़ी खड़ी रहती है, खूब बड़ी सी। अपने छोटे भैया को जाकर बताओ। बेचारी भाभी कहते उनका मुंह नहीं सूखता, और बेचारी भाभी दो दो गाड़ियाँ रखे हैं। चुप करो अम्मा, पता ना वो आज घर में है। हाँ तो ओंकार, लाल गाड़ी तो है, पर कौन सी? ठीक से देख नहीं पाया भाभी। पास जाते ही कुत्ते भौंकते लगते हैं। फाटक के बाहर खड़ा रहता हूँ तब भी। कुत्ते भी पाल लिए हैं, वह भी दो दो। यहाँ बच्चों को ठीक से दूध नसीब नहीं होता, वहाँ कुत्ते पाले जा रहे हैं, वह भी दो दो। रईसी और कैसी होती है वह? जैसी भी हो नानी जी, जो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। बड़े जबरा कुत्ता है, हमको चीथ डालेंगे। मैं गरीब बेमौत मारा जाऊँगा। 10-10 हज़ार के इंजेक्शन आते हैं, कहाँ से लगवाऊँगा? अरे बड़े आदमियों के कुत्ते काटते हैं तो कुछ नहीं होता, उनके खुद इंजेक्शन लगे रहते हैं। होता है ना मित्रों, बड़े आदमी लोग जो कुत्ते पाले होते हैं, उनको हर 3 महीने, हर 2 महीने में इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। जो भी हो, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, कहता हुआ ओंकार उठकर बाहर आ गया। हरीश आराम कुर्सी पर पूर्ववत आँख मूंद कर लेटे हुए थे, पर उनके कान भीतर की ओर ही लगे थे। वो बैठे भले ही उसके भैया बाहर थे, लेकिन उनका कान क्या क्या वार्तालाप हो रहा था वो सुन रहे थे। ओंकार की आहट पाते ही वे उठ बैठे। ओंकार, तुम बड़े भैया के घर गए थे, कुछ काम था? बेचारा ओंकार बगले झांकने लगा, खिसकने की भी राह नहीं मिली। हरीश लगातार उसकी ओर देख रहे थे। आखिर उसने हिम्मत की और कह दिया, हम कौन अपनी मर्जी से जाते हैं? हमें वहाँ नानी जी भेजती हैं। किस लिए? हालचाल जानने के लिए। तो भाभी जी कुछ चाय पिलाती हैं, चाय वाय पिलाती हैं कि सूखा ही टरका देती हैं? हम भीतर थोड़े ही जाते हैं, बाहर से ही देख दाख कर आ जाते हैं। ओंकार कह रहे हैं, बाहर से ही हालचाल पता चल जाते हैं? मरा डर के मारे भीतर जाता ही नहीं तो क्या करें? अम्मा जी ने एकदम कमरे में अवतरित होते हुए कहा। ओंकार ने अब भागने में ही कुशल समझी। भैया जी, शाम को गैया हमें ही लगानी होती है, अब चलेंगे। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बाहर निकल गया। हरीश अब सास की ओर मुखातिब हुए ओंकार को अपने बंगले पर भेजती हैं। तो क्या करें? उन्हें दबे स्वर में कहा, तुमने तो वहाँ जाना ही छोड़ दिया। अकेली औरत, किसी को तो खोज खबर लेनी चाहिए कि नहीं? हम लोगों के सिवा उसका यहाँ कौन है? खोज खबर ही लेनी थी तो किसी दिन माँ बेटी दोनों चली जाती ना, जासूसी करने की क्या ज़रूरत थी?
जासूसी? और क्या, आप जो कर रही हैं वो जासूसी ही कहलाती है। हरीश ने कहा तो अम्मा जी मुंह बिचकाकर भीतर चली गई। हरीश को बड़ा मजा आया। अरसे बाद सास को निरुत्तर करने का मौका मिला था। हरीश खुश हो रहा था, लेकिन सास को निरुत्तर करने की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। एक प्रश्न जो दिमाग में चक्कर काट रहा था उस पर हावी हो गया। बंगले पर नई गाड़ी आ गई और 2 कुत्ते पालना कितना महंगा शौक है, उसे पता है? एक कुत्ते का खर्चा 2 आदमियों के खुराक के बराबर होता आता है। फिर उनकी सास संभाल के लिए नौकर चाकर भी तो चाहिए। यह काम भाभी के बस का तो नहीं। फिर पिछले 6 महीनों से उसने वहाँ का रुख नहीं किया, वैसी कसम ही खा ली थी। पर इस बीच क्या इतनी बड़ी उथल पुथल हो सकती है? शालिनी और उसकी माँ दबी जबान से कुछ कुछ कहती रहती है। वह क्या वह सही है? 6 महीना पहले शुभम का रिजल्ट लेकर गया था। सोचा था भाभी से कहूँगा कि भैया का बहुत मन था कि शुभम इंजीनियर बने। अब उनका सपना आपको ही पूरा करना है। घर से खूब रिहर्सल करके गया था। वहाँ माहौल ऐसे बिगड़ा कि कुछ कहना संभव ही ना हुआ। यह नहीं कि वहाँ स्वागत नहीं हुआ, स्वागत तो खूब अच्छे से हुआ। उन्होंने शुभम को बधाई भी दी, उसके लिए आशीष स्वरूप 500 का नोट भी लिफाफे में डाल कर दिया, चाय नाश्ता भी करवाया। पर सब कुछ ठंडा ठंडा सा था। उनमें संबंधों की उष्मा नहीं थी। वैसे भी उनसे सुसंवाद कभी था ही नहीं। पर भैया के रहते बात सतह पर नहीं आई थी। अब जैसे सबको सामने आ गया। चाय के बाद वह शुभम को लेकर भैया के सपने की बात कहने ही जा रहा था कि भाभी ने कहा, चलो अच्छा हुआ शुभम के रिजल्ट के बहाने सही तुम आए, तो नहीं तो तेरे ही के बाद तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए थे। जानते तो थे ना कि इस घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य अब नहीं रहा। फिर एक आध बार आकर देखना तो था कि भाभी कैसी, किस हाल में है। हरीश का सिर शर्म से झुक गया। वह अपनी सफाई से कुछ कहना ही चाहता था कि भाभी बोली, तुम्हें शायद डर लगा होगा कि भाभी कुछ मांग न ले। ठीक है ना, मैं तुमसे क्या मांगती हरीश, जिसने पिता समान भाई की अंत्येष्टि के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाया था, उससे मैं क्या मांगती और मुझे वह क्या दे देता। सॉरी भाभी, पर उस समय हाथ सचमुच बहुत तंग था। उसने घुटी सी आवाज़ में कहा। हाथ तो तंग होना ही था। तुम्हारी एटीएम जो बीमार पड़ी थी, अब तक तो तुम्हारी हर समस्या वे सलटाते आ रहे थे। बच्चों की फीस हो या साल भर का अनाज हो, सर्दियों के कपड़े हो या छुट्टियों की प्लानिंग हो, सब कुछ वही तो करते थे। उन्हीं बातों को याद करके तुम अपने भाई के लिए लकड़ी ही खरीद लेते तो मुझे अच्छा लगता। दोस्तों से उधारी की बात तुमने मुझसे बाद में कही, इससे अच्छा था कि मुझसे ही मांग लेते। बाहर वालों के सामने उस राजा आदमी की बेइज्जती तो ना होती। इस कड़वे प्रसंग के बाद शुभम के लिए कुछ कहने का सवाल ही न था। अब यह देहरी कभी न चढ़ने का प्रण करके वह बाहर चला गया। बाद में पछतावा हो कि 500 रुपये का लिफाफा वहीं क्यों नहीं फेंक दिया। वैसे भी भाभी के लिए मन में पहले दिन से ही एक पूर्वाग्रह था। समझ लिया था कि वे उन लोगों का सुख चैन छीनने आई हैं। भैया के आश्रय में एक आश्वस्ति थी, संभावनाएं थी, वह एकदम धूमिल होती दिखाई दी। इस घर में आने से पहले वे खलनायिका बन गई थी। पहली वाली भाभी जब 2 साल की लंबी बीमारी झेलकर भगवान को प्यारी हो गई तो भैया एकदम टूट से गए थे। साल भर तक एकदम गुमसुम हो, वीतराग हो बने रहे। फिर इस अवसाद से उबरने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में झोंक दिया दुगने जोश से। साल भर में ही घर की काया पलट हो गई। हर तरफ जैसे सोना बरसने लगा। हरीश ने ठाठ से अपनी पढ़ाई पूरी की। धूमधाम से उसकी शादी हुई। माँ का मरण त्योहार भी शान से मनाया गया। बच्चों के जन्म उत्सव पड़ोसी की ईर्ष्या के कारण बने। फिर सुना कि भैया शहर के बाहर एक बंगला खरीद रहे हैं तो घर भी एक खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बंगले में रहने के सपने देखने लगे। पुश्तैनी घर बड़ा था पर था तो पुराना ही। उसकी मरम्मत पर, सजावट पर काफ़ी खर्च किया जाता रहा, पर वह अपना पुरानापन नहीं छोड़ पाया था। गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी कि भैया ने अचानक सबको चौंका दिया। बताया कि वे नई पत्नी के साथ गृह प्रवेश करेंगे। पुश्तैनी मकान उन्होंने अत्यंत उदार अंतःकरण से हरीश के नाम कर दिया। पर उनकी इस दरियादली से न हरीश खुश हुआ न उसका परिवार, क्योंकि इस दान पात्र का साफ अर्थ यह था कि उन लोगों को पुराने घर में ही रहना है। सारे सपने धराशायी हो गए। आने वाली की प्रति मन कड़वाहट से भर गया था।
देखो मित्रों, उसके भाई ने ही वो सारी जिम्मेदारी उठाया था, उसके भैया ने। और उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, दूसरी पत्नी के साथ एक बंगला खरीद के वो गृह प्रवेश करेंगे ऐसा उनको सब भाइयों को पता चला। तो आने वाले के प्रति पहले ही मन में उनकी कड़वाहट बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने वो सबका हक छीनने का जैसा जगह उन्हें लगा था कि वो उसका हक छीन रही है। शाम को घूमने जाने के बहाने वह घर से निकल गया और सीधे बंगले पर पहुंचा। उसने गेट के पास स्कूटर रोकी ही थी कि कुत्तों ने सम्मिलित स्वर से भौंकना शुरू कर दिया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर वे साथ बरामदे की जाली में बंद थे। भीतर जाना कितना निरापद था, इस पर वह विचार ही कर रहा था कि एक बलिष्ठ हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। उतनी ठंड में भी उसके पसीने छूट गए। मुड़कर देखा, हाथों का मालिक भी उतना ही बलिष्ठ था, उसे आग्नेय नेत्रों से घूर रहा था। हेलो मिस्टर, दूसरों के घर में ताक झाँक करने में शर्म नहीं आती? ये दूसरों का घर नहीं है, मेरे भाई का घर है, उसने हिम्मत बटोरते हुए कहा। कौन भाई? उसने भैया का नाम बताया। वे तो अब नहीं है, पर भाभी तो हैं, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। भाभी भी अब यहाँ नहीं रहती है, बंगला अब मैंने खरीद लिया है। क्या बात कहते हैं? दिन में आना, पेपर्स दिखा दूंगा, उन्होंने दबंग आवाज़ में कहा। लूटा पिटा से अपनी जान छुड़ाकर हरीश वहाँ से चला आया। बाद में ध्यान आया कि भाभी के बारे में तो पूछा ही नहीं कि वह कहाँ गई, पर अचानक पकड़े जाने के कारण उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे कुछ होश ही न रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई। शालिनी से बात करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। जानता था अम्मा जी हमेशा कान लगाए रहती है। सासू माँ की निरंतर उपस्थिति उसे पहली बार खली। इकलौती कन्या से शादी करते समय केवल प्रॉपर्टी का ध्यान था। यह नहीं पता था कि दहेज में अम्मा जी भी साथ चले आएंगी। आई हैं तो चुपचाप बनी रहे, पर नहीं, हर घड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहेंगी। भैया तो पीठ पीछे उन्हें ललिता पवार ही कहते थे। शायद उनके आने के कारण ही दूसरे एक शादी के बाद उन्होंने अलग घर बनाने की सोची थी। बड़े भैया की शादी पर सबसे ज़्यादा वक्र दृष्टि अम्मा जी की ही थी। शादी के बाद भाभी जी के यहाँ 2 बार उम्मीद जगी थी, पर हर बार खुशियाँ आधे रास्ते से लौट गई थी, और शालिनी ने इसका श्रेय अपनी माँ को दिया था। तब से हरीश को उनसे डर सा लगने लगा है। क्या भाभी इस राज को जानती हैं? क्योंकि उसके बाद से वे उनके व्यवहार में एक ठंडापन सा आ गया था। शादी के इन 15 सालों में मन से किसी से जुड़ ही नहीं पाई। उन्हें घमंडी करार दे दिया गया था, पर दूसरा पक्ष भी तो कम दोषी नहीं था। उसने इस खाई को पाटने की कभी कोशिश ही नहीं की। दूसरे दिन सुबह वह मुंशी बालमुकुंद जी के घर पहुंच गया। देर होने से उनके काम पर निकल जाने का डर था। भैया के बाद कई वकीलों उन्हें हाथों हाथ ले लिया होगा। ऐसे कर्मठ और कुशल लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। भैया का कोई काम या संदेश लेकर इस घर में कई बार आया है। हर बार उसका ललक से स्वागत हुआ, पर इस बार मुंशी जी का व्यवहार बड़ा रूखा लगा। दरवाजा उन्होंने ही खोला था और वहीं खड़े खड़े पूछ लिया, बोलो। एक क्षण को प्रतिम तो हुआ, पर उसने दूसरे ही क्षण हठधर्मिता के साथ कहा, आपसे कुछ बात करनी थी, भीतर आ सकता हूँ। अब मजबूरन मुंशी जी को रास्ता छोड़ना पड़ा। हरीश भीतर आकर बैठ गया। बैठक का कमरा उसे बदला बदला सा लगा, बदला सा और परिचित सा भी। हाँ बोला। मुंशी जी ने उसे चेताया। वह व्यवस्थित हुआ और बोला, मैंने सुना है भाभी ने बंगला बेच दिया है। हाँ ठीक सुना है, 15 दिन पहले ही डील हुई है, हमें हवा तक नहीं लगने दी। मुंशी जी चुप बने रहे। हमारी रजामंदी की ज़रूरी भी नहीं समझी गई। ये कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो नहीं थी कि सबकी रजामंदी की ज़रूरत होती। वकील साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वे उसे बेचते चाहे दान में दे देते। उन्होंने बंगला पत्नी के नाम कर दिया था, वे ही लीगल एंड नेचुरल वारिस भी थी। उन्होंने बंगला बेच दिया बस। और सामान का क्या किया? बेच दिया। वैसे भी इतना सारा सामान कहाँ ले जाती, कहाँ रखती, इसलिए ज़रूरत भर का रख कर सब बेच दिया। अच्छा सामान था, हाथों हाथ बिक गया। किसने लिया? दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, परिचितों ने। जैसे हमने सोफ़ा सेट लिया, 2 पलंग और एक अलमारी भी ले ली। तभी हरीश को यहाँ कुछ पहचाना सा लग रहा था। हमसे भी तो पूछ सकते थे, उसने तड़प कर कहा। तुमसे पैसे तो नहीं मांग सकती थी ना, इसलिए तुमसे नहीं पूछा। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तभी तो घर बेचना पड़ा। इतना बड़ा घर मेंटेन करना मजाक थोड़े ही है। और तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई कैसे साहखर्च थे, बचत के नाम पर शून्य ही था। आखिर बची हुई ज़िंदगी वे भी गुजारती कैसे? बरसी तक तो रुक ही सकती थी, ऐसी भी क्या जल्दी थी? जल्दी सामने वाली पार्टी को थी। उनके ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाल दिया, फिर जब जाना ही था तो आज क्यों और कल क्या? भाभी अब कहाँ है? अपने भाई के पास।
कल आना, उनसे पूछ कर ही पता बताऊंगा। मतलब कि यह आदमी भैया के जाने के बाद भी अपने ईमान बनाए हुए हैं। उस दिन भाभी उलाहला देते हुए कह तो रही थी, तुमसे तो मुंशी अभी अच्छे हैं, अब कोई काम नहीं है, फिर भी 8-4 दिन में हालचाल पूछ जाते हैं। उसे आशा तो नहीं था, पर मुंशी जी ने दूसरे ही दिन फ़ोन करके पता दे दिया था। नासिक के पास कोई जगह थी। ऑफिस के टूर का बहाना कर वह चल पड़ा था। घर पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। सच बात जानते ही एक विस्फोट सा हो जाता। जो कुछ हुआ उसमें 100% उसका दोष बताया जाता, उसकी अकर्मण्यता को कोसा जाता। मुंशी जी ने पता ठीक ठाक दिया था। ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शहर से बाहर एक कंपाउंड में रो हाउसेज की लंबी कतार थी। गेट पर नाम लिखा था विश्रांति। नंबर उसके पास था, इसलिए घर ही तुरंत मिल गया। 1 रूम किचन का वह छोटा सा घर था। इतने बड़े बंगले में सालों रहने के बाद भाभी यहाँ कैसे गुजारा करती होंगी, उसने सोचा। भाभी ने बड़ी ही निर्मल निश्चल हंसी के साथ उसका स्वागत किया था। सारे ताने उलाहने उस हंसी में तिरोहित हो गए। इतना ही कहा, इतनी सी जगह में आप गुजारा कैसे कर लेती हैं? वे पूर्वत हंसकर बोली, हरीश, आदमी को बस इतनी सी जगह ही दरकार होती है। हम बेवजह फैलारा कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अपने से ज़्यादा उस कबाड़ की साथ संभाल में जुड़ जाते हैं। भाभी की तो भाषा ही बदल गई थी। फिर भी उसने अपने मन की भड़ास को निकाल ही लिया। आपने घर बेच दिया, कम से कम भैया की बरसी तो उस घर में होने दी होती। मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि बरसी कहाँ हो रही, वैसे भी तो कुछ करना है, तुम्ही को करना है, तो बरसी बाप दादाओं के घर में ही हो जाने दो। आप आओगी तो मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से एक अनाथ आश्रम में पैसे जमा कर दिए हैं। हर साल उस तिथि पर आश्रम के बच्चों को अपनी ओर से भोजन मिलेगा। तुम भी जब तक आने श्राद्ध करते रहना, नहीं तो एक बार गया जाकर पिंडदान कराना, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। भाभी ने चाय बनाई, नाश्ता करवाया। विसली का भी अभिजात जगह छोटी होने से उसमें कोई अंतर नहीं आया। वह चलने लगा तो बोली, तुम आए बहुत अच्छा लगा, आते रहना। हाँ, यह छोटा सा घर मैंने तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। अगर कभी लगे कि बच्चों के साथ ट्यूनिंग ठीक से नहीं हो रही तो तुम और शालिनी यहाँ कर रहना। बद्दुआ दे रही हो? नहीं, आशीर्वाद दे रही हूँ। बुढ़ापे में अपने सिर पर अपनी छत होना कितनी बड़ी नियामत है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कौन कहता है? कहती है हरीश से उसकी भाभी कहती है। हरीश ने उनके पैरों हल्के से स्पर्श किए और एकदम मुड़ गया। उस गरिमामयी महिला को इस तरह कातर होते देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यहीं पे कहानी का अंत होता है मित्रों। इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वसीयत कहानी। वसीयत के नाम पे एक बंगला को करके भाभी के नाम पे उसके भैया गया था और जीते जी वो सबका ही क्या फिक्र कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी भाभी को सभी गलत समझ रहे थे। फिर भी अंतिम में उन्होंने कहा है ना मित्रों। चलिए एक बार और देखते हैं कि बुढ़ापे में अपने सिर पर अपनी छत होना कितनी बड़ी नियामत है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए मित्रों, अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपके सामने ला रहे हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका मालती जोशी ने अपनी कहानी वसीयत के माध्यम से भारतीय परिवेश एवं समाज के किस रूप को दर्शाया है? अपने शीर्षक वसीयत की सार्थकता में यह कहानी किस तरह सफल व सार्थक रही है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं मित्रों। लेखिका मालती जोशी अपनी वसीयत कहानी के माध्यम से भारतीय परिवेश में संयुक्त परिवार में व्याप्त सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों को मार्मिक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही कहानी के पात्रों के माध्यम से व्यक्तिगत विचारों तथा विभिन्न तरह के संस्कारों एवं विचारों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की विचारधारा व्यक्तित्व का भी परिचय इस कहानी को सरस और सहज रूप में पाठकों को अपने साथ जोड़ता है। कहानी की भाषा शैली क्या है? एक नगरीय प्रवेश के सामान्य बोलचाल का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा की यहाँ सरलता पाठकों के अंतर्मम को कहानी में डूब जाने और उसे सजीव रूप से अनुभूत करने में पूर्णतः सफल रही है। लेखिका ने अपनी कहानी के पात्रों के माध्यम से संवाद से यह दर्शाने व बताने का प्रयास किया है कि प्रायः
एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया अपने कुटुंब के प्रत्येक सदस्य के प्रति अपने बड़प्पन के दायित्व को पूरा निष्ठा और सामर्थ्य के साथ निभाने का प्रयास करता है। यद्यपि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके समक्ष उपस्थित हो जाती है जिनके कारण परिवार के प्रति अपने दायित्व के सामने उसकी निज पीड़ा या विषम परिस्थितियां हावी होने लगती है, तथापि वह अपनी दृढ़ता, इच्छा शक्ति तथा मनोबल से संयत होकर पुनः अपनी ऊर्जा और शक्ति को एकत्र कर अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए कर्मवीर बनने के मार्ग पर बढ़ जाता है। क्या क्या मित्रों अभी कहानी पढ़े हैं तो उसका भैया जो था वो अपने पूरे परिवार का लालन पालन कर रहा था, लेकिन उनकी भाभी को कोई इज्जत नहीं कर रहे थे। कर्म के प्रति उसका समर्पण, परिवार के प्रति उसका स्नेह, सम्मान और पराजय को स्वयं पर हावी न होने देने के उसके संस्कारों के बल पर ही वह नैराश्य की धूमिल छटा को सफलता व ऊर्जा के उजाले में परिवर्तित करने की दिशा में गतिमान हो जाता है। उक्त कहानी के माध्यम से लेखिका ने कहानी के पात्र हरीश के दिवंगत वकील भाई, उसकी विधवा भाभी, उसकी पत्नी शालिनी, उसकी सास, छोटे भाई ओंकार तथा दिवंगत वकील भाई के मुंशी बाल मुकुंद के चरित्र के रूप में मानवीय गुण दोष तथा मनोभाव एवं बहुत ही भावपूर्ण मार्मिक चित्रण किया है, जिसे भारतीय सामाजिक परिवेश में व्याप्त व्यवस्था, दशा, दृष्टिकोण का बहुत ही सरल रूप में परिचय प्राप्त हो जाता है। उक्त कहानी अपने शीर्षक को सार्थकता में पूर्णतः सफल रही है। शीर्षक वसीयत से स्पष्ट होता है कि उक्त कहानी किसी महत्वपूर्ण मुख्य पात्र के निधन उपरांत उत्पन्न हुई परिस्थितियों के संदर्भ में रचित, जो पूर्णतः उपयुक्त भी है। तथापि वसीयत के शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त और भी गहन अर्थ के साथ यह कहानी अपनी शीर्षक वसीयत को यथेष्ट रूप से सार्थकता प्रदान करती है। वसीयत को हम दूसरे शब्दों में इच्छा पत्र के नाम से भी जानते हैं मित्रों। वसीयत मतलब इच्छा पत्र, अपने अनुसार जो भी वो सामने वाला आपके नाम करके जाए। किसी इच्छा पत्र या वसीयत में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्व आय से अर्जित संपत्ति के संदर्भ में उस व्यक्ति के मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी के मध्य उक्त संपत्ति के निष्पादन का उल्लेख होता है, जिससे कि उस व्यक्ति के मृत्यु उपरांत उसकी संपत्ति के विषय पर कोई विवाद या संदेह न रहे। किंतु यह इच्छा पत्र यह है वसीयत केवल भौतिक संपत्ति के विषय में ही की जा सकती है, और इस कारण दायित्व, कर्तव्य, पारिवारिक स्नेह, सम्मान और संस्कार जैसे अभौतिक पहलू इसकी सीमा से सर्वथा परे होते हैं। लेखिका ने वसीयत शीर्षक के माध्यम से व्यक्ति की इन समस्त भौतिक, अभौतिक संपत्तियों, भावों, कर्तव्यों, अधिकारों, संस्कारों व मनोभाव का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कहानी का यह शीर्षक उसके सामान्य अर्थ को व्यक्त करने के साथ ही अपने अर्थ की व्यापकता को उसकी पूर्ण समग्रता में समाहित करने में पूर्णतः सफल और सार्थक रहा है। प्रश्न दूसरा देखते हैं मित्रों। कहानी वसीयत लेखिका मालती जोशी के पात्र हरीश के किंकर्त मूर्ता का क्या कारण था? कहानी के अंत में क्या वो इसे उबारने में सफल हुआ है, अथवा इसे और देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आते हैं। और वसीयत कहानी में किन किन समस्याओं का चित्रण किया गया है, लिखिए। तो चलिए देखते हैं वसीयत कहानी में कौन कौन सी समस्याएं हैं। लेखिका मालती जोशी द्वारा रचित कहानी वसीयत का पात्र हरीश अपने बड़े भाई के मृत्यु उपरांत अपने द्वेष भाव तथा अपने कर्तव्य के मध्य द्वंद्व की मनोदशा में दिखाई देता है। हरीश के बड़े भाई ने अपने कर्तव्यों तथा अपने कनिष्ठ भाई के प्रति अपने दायित्व का पूरी निष्ठा से पालन किया था। अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद यद्यपि उसके बड़े भाई नैराश्य भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और अवसादग्रस्त रहने लगते हैं, तथापि परिवार के प्रति अपने दायित्वों के भान की अनुभूति होने पर अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्र कर वह पुनः अपनी वकालत पर ध्यान केंद्रित कर कठोर परिश्रम से अपनी पारिवारिक आर्थिक दशा को यथेष्ट रूप से उन्नत करते हैं। साथ ही अपने छोटे भाई हरीश की पढ़ाई लिखाई का उचित प्रबंध करते हुए कालांतर में धूमधाम से उसका विवाह संपन्न कराते हैं। अपनी माता का मृतक संस्कार व मृत्यु भोज जैसे आयोजन तथा परिवार के बच्चों के जन्म उत्सव जैसे आयोजन भी धूमधाम से वैभवपूर्ण ढंग से करते हैं। यहाँ तक कि हरीश के बड़े भैया अपने पुनर्विवाह के पश्चात हरीश की भाभी अर्थात अपनी पत्नी के साथ नए मकान में चले जाते हैं और अपना पुश्तैनी मकान हरीश के नाम कर देते हैं। किंतु उनकी इस उदारता से न ही हरीश और न ही उसका परिवार प्रसन्न होता है, क्योंकि उन सभी की महत्वाकांक्षा अपने बड़े भाई के नए मकान में रहने की होती है, जो भली फूद नहीं हो पाती। तब हरीश इस हेतु अपनी नई भाभी को दोषी मानने लगता है।
उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी भाभी ने उन लोगों के अपने बड़े भाई की संपत्ति पर उत्पन्न अधिकार को छीन लिया और इसी कारण से उसके मन में अपनी भाभी के प्रति कड़वाहट व्याप्त हो जाती है। अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात हरीश कभी भी अपनी विधवा भाभी की खोज खबर लेने अथवा उनसे मेल मुलाकात करने नहीं जाता, क्योंकि उसके मन में यह भाव घर कर गया था कि भाभी से पुनर्विवाह के कारण ही भैया की संपत्ति उसका अधिकार समाप्त हो गया था। अपनी इसी द्वेष भाव से वशीभूत होकर हरीश अपनी विधवा भाभी को अपने बड़े भाई के मृत्यु उपरांत उपजे आर्थिक अभाव और संकट की परिस्थितियों में अकेला छोड़ देता है और उनकी कोई सुध नहीं लेता है। यद्यपि अपने पुत्र शुभम की परीक्षा परिणाम को लेकर इस लोभ और उपेक्षा से हरीश अपनी भाभी से मिलने जाता है कि वह भाभी से कहेगा कि भैया का बहुत मन था कि शुभम इंजीनियर बने, अब उसका सपना आपको ही पूरा करना है। किंतु वहां जाने पर उसकी भाभी उसके पुत्र शुभम को आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपये प्रदान करती है और साथ ही उलाहना भी देती है कि हरीश अपने भैया की मृत्यु के बाद कभी उसके हाल जानने नहीं आया। उसकी भाभी उससे इस बात पर भी कुपित व्यथित होती है कि जिस बड़े भाई ने सदा अपने छोटे भाई हरीश के लिए सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और उसकी आर्थिक दशा को भी सर्वदा उन्नत रखा, उसी की भाई के अंत्येष्टि के लिए भी हरीश ने स्वयं की राशि व्यय न करके दूसरे से उधार लेकर उनका अंतिम संस्कार किया। देखिए मित्रों, जिसके भैया के पूरा जीवन उसके भाई परिवार को चलाने में चला गया, उसके अंतिम संस्कार में भी उसका भाई किसके पैसा नहीं दिया, किसी अन्य से उधार लेके उनका अंतिम संस्कार किया। अपनी भाभी के प्रति हरीश को पूर्वाग्रह तो था ही, भाभी द्वारा बड़े भाई की अंत्येष्टि को उधार मांगकर किए जाने उलाहना से उत्पन्न अपने अपराध बोध का भाव भी हरीश अपनी भाभी के प्रति अपनी पूर्वाग्रह के भाव अपनी मिथ्या दोषारोपण से समाहित करना चाह रहा था। इसलिए भाभी द्वारा दी गई उलाहना के पश्चात अपने झूठे अहंकार के वशीभूत होकर उसने पुनः भाभी से भेंट न करने का निर्णय लिया। किंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी भाभी जो कह रही वही यथार्थ व सत्य है। भाभी के प्रति अपनी मिथ्या और गलत पूर्वाग्रह के भाव को वह सने सने समझने लगा था। साथ ही अपने बड़े भाई द्वारा उसके व परिवार के लिए किए गए कार्यों व कर्तव्यों के प्रति कृतज्ञ होने के स्थान पर अपनी विधवा भाभी के प्रति अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए वह स्वयं भी शर्मिंदा हो रहा था। वह यह अनुभूत करने लगा था कि उसने अपनी विधवा भाभी के साथ यथोचित सम्मान व यथेष्ट देखभाल के दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। तथापि उसके दिवंगत बड़े भाई ने सदैव पिता तुल्य रूप में उसे अपना स्नेह प्रदान किया था, किंतु अपनी पत्नी व सास के प्रभाव में आकर अपनी विधवा भाभी के प्रति अपने कर्तव्य के पालन में हरीश नीरस व उदासीन रहा। उसकी इसी मानसिक दुर्बलता के कारण उसकी विधवा भाभी को अपने पति को वैभवपूर्ण मकान बेचकर छोटे और साधारण से मकान में जाना पड़ा। अंतरात्मा के जागने पर भी वह अपनी पत्नी और सास को अपनी विधवा भाभी से मिलने जाने की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता। वह झूठ बोल कर जाता है मित्रों। जब वह अपने बड़े वकील भाई के मुंशी बालमुकुंद ने अपनी विधवा भाभी का नया पता लेकर मिलने जाता है, तब भाभी के वात्सल्यमय और प्रेमपूर्ण व्यवहार से भाव विभोर होकर वह निःशब्द रह जाता है। यद्यपि उसने अपनी विधवा भाभी के प्रति अपने दायित्व का पालन नहीं किया था, तथापि उसकी भाभी द्वारा यह कहने पर कि जाते समय तुम्हारे भाई के पैसों से खरीद घर को तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी, हरीश का मन अपराध बोध हुआ, अपनी भाभी के प्रति सम्मान और प्रेम से भर गया। अब उसके मन में अपनी भाभी के लिए कोई द्वेष पूर्वाग्रह ईर्ष्या अपमान शेष नहीं रह गया था। प्रश्न तीसरा है मित्रों, आत्मीयता और दायित्व रक्त संबंधों की सीमा से आबद्ध न होकर व्यक्तिगत आदर्शों और संस्कारों से पल्लवित होती है। लेखिका मालती जोशी की कहानी वसीयत के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। और देखते हैं मित्रों, संवाद कला की दृष्टि से वसीयत कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा वसीयत कहानी का सारांश लिखिए, अथवा मालती जोशी कहानी की विशेषता क्या है, वैशिष्ट्य क्या है, अथवा वसीयत कहानी की समीक्षा तत्वों के आधार पर कीजिए। 6 तत्व होते हैं मित्रों, पता है? तो कहानी तत्व, कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, देश का वातावरण, भाषा शैली, संवाद, उद्देश्य, ये इसके क्या 6 तत्व होते हैं। उन्हीं के आधार पर इसकी समीक्षा, सारांश, सभी जो 4 प्रश्न हैं, 4-5 प्रश्न, उनके उत्तर एक ही हैं। चलिए देखते हैं। आत्मीयता अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपनेपन का भाव। इसे अन्य शब्दों में इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है कि स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति को अपने से इस तरह आबद्ध मानना जैसे वह अन्य व्यक्ति उसके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके साथ
संबंधों की उष्मा मन को प्रफुल्लित कर ऊर्जा प्रदान करती है। वही दायित्व से व्यक्ति के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का भान होता है जो किसी कार्य या निर्णय के प्रति उसे उत्तरदायी बनाता हो। लेखिका मालती जोशी की कहानी वसीयत के पात्र हरीश, मुंशी बाल मुकुंद तथा हरीश की भाभी के माध्यम से लेखिका ने इस तथ्य को सहजता से पाठकों के मध्य पहुंचाया है कि आत्मीयता और दायित्व रक्त संबंधों की सीमा से आबद्ध न होकर व्यक्तिगत आदर्शों और संस्कारों से पल्लवित होते हैं। हरीश जहां अपने बड़े भाई वकील साहब के अवसान के पश्चात अपनी विधवा भाभी की देखरेख व पुछ परख के सामान्य मानवीय कर्तव्यों से भी विमुख हो गए, वहीं हरीश के दिवंगत भाई का मुंशी बाल मुकुंद अपने वकील साहब हरीश के बड़े भाई की मृत्यु उपरांत भी उनकी विधवा पत्नी हरीश की विधवा भाभी से उनका हाल चाल पूछने और मिलने नियमित रूप से जाता था। यद्यपि हरीश के बड़े भाई ने अपने कठोर परिश्रम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को यथेष्ट रूप से संपन्न किया। हरीश की शिक्षा दीक्षा भी अच्छे ढंग से संपन्न कराई। हरीश के विवाह भी बड़े धूमधाम से किया। इतना नहीं, हरीश के विवाह के बाद भी अपने छोटे भाई हरीश और उसकी पत्नी, संतान, सास सभी के जीवन यापन सुख सुविधाओं में यथेष्ट सहयोग किया। हरीश को कपड़े जूते साथ सामान दवाई मिठाई किसी भी आवश्यक वस्तु का कोई भी अभाव तक नहीं होने दिया। उसके बच्चों का जन्मदिन तक पूरी भव्यता और समृद्धता से मनाया। साथ ही अपनी पुश्तैनी मकान में अपना अधिकार त्याग कर उसे अपने भाई हरीश के नाम करवा दिया। तथापि हरीश ने अपने उसी पितृतुल्य भाई की मृत्यु के बाद अपने भाई की पत्नी अर्थात अपनी भाभी की देखभाल यहाँ तक कि पूछ परख भी नहीं की। यह हरीश के व्यक्तिगत आदर्शों की अवनति का ही परिणाम था कि ऐसे प्रिय और परोपकारी बड़े भाई की मृत्यु के बाद वह अपनी विधवा भाभी के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्णतः असफल रहा। यह उसके संस्कारों का ही दोष था जो न वह स्वयं भाभी के प्रति अपने पूर्वाग्रह से मुक्त हो पाया था और न ही अपनी सास व पत्नी को अपनी भाभी के साथ उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार के लिए प्रेरित कर सका था। दूसरी ओर हरीश के बड़े भाई का मुंशी था बंसी बाल मुकुंद। हरीश के वकील भाई का एक कर्मचारी मात्र था जो कचहरी के कार्यों में उनके साथ जुटा रहता था, संलग्न रहता था। अपना जीवन आके वकील भाई हरीश के बड़े भाई के सानिध्य में रहकर मुंशी बाल मुकुंद कर्मठ और कुशल हो गए थे। यद्यपि अपने कार्य के लिए उन्हें वकील साहब से वेतन प्राप्त होता था और वकील साहब के निधन के बाद उन्हें बड़ी सहजता से दूसरे वकील के पास मुंशी का भी मिल ही गया था। किंतु इसके बाद ही मुंशी बाल मुकुंद के मन में अपने दिवंगत वकील साहब उनकी पत्नी के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता में कोई न्यूनता नहीं आई थी। वकील साहब के निधन के बाद रक्त संबंधी न होते हुए भी, खून का रिश्ता न होते हुए भी अपनी आत्मीयता और व्यक्तिगत आदर्शों संस्कारों के वशीभूत होकर मुंशी बाल मुकुंद अपने वकील साहब की विधवा पत्नी से उनका हालचाल जानने निरंतर आते जाते रहते थे और उनके सहयोग के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने बंगले को वे उसके सामान को बिकवाने में उनकी यथासंभव सहायता व सहयोग भी किया। जहाँ हरीश अपने बड़े भाई व भाभी का सगा संबंधी होते हुए भी अपनी विधवा भाभी के प्रति उपेक्षावान व द्वेष भाव से ग्रस्त रहा, वहाँ मुंशी बाल मुकुंद ने रक्त संबंधी न होते भी अपने व्यक्तिगत आदर्शों संस्कारों का मान बढ़ाया। प्रश्न चौथा है, लेखिका मालती जोशी की कहानी वसीयत निम्नलिखित पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। हरीश है, बाल मुकुंद है, हरीश के दिवंगत बड़े भाई है, हरीश की विधवा भाभी है। चलिए देखते हैं इनका चरित्र। वसीयत कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार दीजिए। वसीयत कहानी के आधार पर हरीश का चरित्रांकन कीजिए। मालती जोशी की कहानी वसीयत के प्रमुख पात्रों में हरीश नामक पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रमुख है। वस्तुतः कहानी हरीश के बड़े भाई, हरीश की विधवा भाभी तथा हरीश की पत्नी शालिनी के इर्द गिर्द ही चलती है। इसके अतिरिक्त उक्त कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र हरीश के वकील भाई का मुंशी बाल मुकुंद भी है। साथ ही कहानी के गौड़ पात्र ओंकार, हरीश की सास तथा हरीश की भाभी के बंगले का खरीदार भी है, जिनसे कहानी की रोचकता तथा जीवंतता में वृद्धि होती है। प्रश्न में विदित पात्रों का चरित्र चित्रण निम्नानुसार है। पहला देखते हैं हरीश का चरित्र चित्रण। हरीश कहानी के प्रमुख और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। हरीश एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पितृतुल्य बड़े भाई से यद्यपि प्रेम तो करता है, किंतु सच्चे अर्थों से उस प्रेम के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन में असफल रहता है। हरीश अपने बड़े भाई से भातृ प्रेम के अतिरिक्त पितृतुल्य देखभाल प्राप्त करता है। उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका विवाह, यहाँ तक कि
विवाह उपरांत उसके जीवन यापन की सुविधाओं की भी उसके बड़े भाई द्वारा पूरी पूर्ति की जाती है। वे पुश्तैनी मकान को अपने भाई हरीश के नाम पर ही करवा देते हैं। फिर भी हरीश अपने निस्वार्थ के कारण बड़े भाई के नए बंगले पर अपना स्वामित्व न जानकर दुखी हो गया था। अपनी नई भाभी के प्रति प्रेम और सम्मान के स्थान पर उसके मन में कड़वाहट थी। यह हरीश का स्वार्थी और लोभी मन ही था, जो अपनी विधवा भाभी के घर अपने पुत्र शुभम का परीक्षा परिणाम दिखाने इस लालसा से जाता है कि भाभी को अपने दिवंगत भैया को इच्छा के नाम पर भावुक कर अपने पुत्र की उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हरीश अपने भाई की मृत्यु के बाद अपनी भाभी से इस विचार से मिलने जुलने तक नहीं गया था कि कहीं भाभी कुछ आर्थिक सहयोग न मांग ले। हरीश एक भीरू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अपनी सास और पत्नी शालिनी के दुराचारों को विरोध न कर पाने में असमर्थ रहता है। यद्यपि वह जानता था कि उसकी सास तथा पत्नी का उसकी भाभी के प्रति व्यवहार अनुचित है, क्योंकि अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण वह अपनी पत्नी और सास को उसे सुधारने के लिए न कह सका। यहाँ तक कि अपनी भाभी से नासिक मिलने जाने का तथ्य भी उसने छिपाया और ऑफिस के टूर का बहाना बनाया। नासिक किससे मिलने गया था? उसकी विधवा भाभी से। उपरोक्त के अतिरिक्त हरीश यद्यपि एक भीरू व्यक्ति था, तथापि कालांतर में अपने दिवंगत पितृतुल्य भाई के प्रेम के प्रभाव में अपनी विधवा भाभी की और अधिक उपेक्षा न कर सका तथा उनसे मिलने का उनका हाल चाल जानने के लिए नासिक चला गया। वहां जाकर उसने अपने किए पर पछतावा होता हुआ, साथ ही अपनी भाभी के प्रति उसके मन का पूर्वाग्रह समाप्त हो गया। उसका ये व्यवहार उसके निर्मल मन को दर्शाता है। हरीश एक पारखी व्यक्ति था। यह इस तथ्य से इस तरह से स्पष्ट होता है कि वह ओंकार के शब्दों और भाव भंगिमाओं से उसके मन के भय व व्याकुलता को भांप लेता है। साथ ही वह अपनी सास की कुटिलता को भी जानता और समझता है। हरीश को मुंशी बाल मुकुंद जैसे व्यक्ति की कुशलता और कर्मठता का भी भलीभांति ज्ञान था। उपरोक्त बातों में स्वतः है कि हरीश को व्यक्तियों की पहचान करने में निपुणता प्राप्त थी। दूसरा देखते हैं बाल मुकुंद। उनका चरित्र चित्रण। बाल मुकुंद हरीश के दिवंगत बड़े भाई के मुंशी थे। हरीश के बड़े भाई ने उन्हें अपनी वकालत के निमित्त प्रबंधन, लिपिकी एवं अन्य कार्यों के सहयोग के लिए मुंशी के तौर पर नियोजन पर रखा था। मुंशी बाल मुकुंद एक कुशल व कर्मठ व्यक्ति थे। साथ ही वे उच्च आदर्शवान, कृतज्ञ व संस्कारी व्यक्ति। अपने नियुक्त वकील साहब की मृत्यु के बाद उन्होंने वकील साहब की विधवा पत्नी का सहयोग करने में सर्वदा तत्परता बरती। उन्होंने समय समय पर उनसे उनका हाल चाल जाना और उनकी सहायता करने का आग्रह भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने वकील साहब के बंगले का बहुत सा सामान स्वयं खरीद लिया कर वकील साहब की विधवा पत्नी के स्वाभिमान को बिना कोई क्षति पहुँचाए उनकी आर्थिक रूप में भी सहायता की। वकील साहब की मृत्यु के बाद भी उन्होंने उनकी विधवा पत्नी के प्रति अपने सम्मान, श्रद्धा व कृतज्ञता को बनाए रखा। हरीश द्वारा अपने दिवंगत बड़े भाई व उनकी विधवा पत्नी के प्रति उपेक्षित मान सम्मान व देखभाल के अभाव के लिए उनका हरीश के प्रति रूखा व्यवहार अपने स्वामी के प्रति अथाह प्रेम और सम्मान का ही परिचय देता है। हरीश के दिवंगत बड़े भाई। पेशे से वकील, हरीश के बड़े भाई के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाया गया है जिनके मन में अपने परिवार के सदस्यों के लिए अप्रीतम प्रेम व स्नेह का भाव था। वे अपने छोटे भाई हरीश को पुत्रवत स्नेह प्रदान करते रहे तथा परिवार के प्रति अपने सभी दायित्वों का मृत्यु उपरांत पूरे मनोभाव से पालन किया। 2 वर्षों की लंबी बीमारी के पश्चात अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात यद्यपि वो कुछ नैराश्य भाव से घिर जाते हैं, किंतु कुछ समय उपरांत पूरे जोश से स्वयं को काम में झोंक देते हैं और अवसाद से उबर आते हैं। वे अपनी कर्मशीलता व अथक परिश्रम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और समृद्ध करते हैं तथा पुनर्विवाह के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। यह उनका त्याग व वात्सल्य है जो अपनी पुश्तैनी मकान में अपने अधिकार को त्याग कर वह अपने छोटे भाई हरीश को उसका पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर देते हैं। इतना ही नहीं, हरीश की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंधन, धूमधाम से उसका विवाह पुश्तैनी घर उसे सौंपने के बाद विवाह उपरांत भी वे उसकी सुख सुविधाओं, जीवन उपार्जन संबंधी वस्त्र आदि का भी अपने छोटे भाई उसके कुटुंब के प्रति अपना दायित्व पितृतुल्य निभाते रहे। अब देखते हैं हरीश की विधवा भाभी का चित्रण। हरीश की विधवा भाभी बड़े ही निर्मल व निश्चल स्वभाव की गरिमा में महिला थी। यद्यपि ईश्वर ने उन्हें मातृत्व सुख से वंचित रखा था, तथापि अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने अपनी ममता न्यौछावर करने का यथाशक्ति प्रबंध किया था।
अपने देवर हरीश द्वारा अपने पितृतुल्य बड़े भाई अपने पति की मृत्यु के अवसर पर अपने दोस्तों से उधार लेकर मृतक कर्म की व्यवस्था करना उन्हें नागवार गुजरा था, जो उनके स्वाभिमान का परिचायक है। उनकी मितव्यता और संतोष भाव का परिचय इस तथ्य से भी पता चलता है कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपना बंगला बेचकर एक अत्यंत ही साधारण और छोटे से कमरे मकान में अपनी गृहस्थी बसा ली थी। इतना ही नहीं, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए जीविका उपार्जन हेतु आवश्यक राशि को संरक्षित कर शेष संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी। यह उनके उदार स्वभाव दयावान होने को ही इंगित करता है, दर्शाता है कि अपने देवर हरीश द्वारा उनके प्रति अपेक्षित मान सम्मान और पूछ परख न रखने पर भी जब हरीश उनसे मिलने जाता है तो आशीर्वाद स्वरूप उससे कहती कि यह छोटा सा घर मैंने तुम्हारे भाई के पैसों से खरीदा है, जाते समय तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। अगर कभी लगे कि बच्चों के साथ ट्यूनिंग ठीक से नहीं हो रही है तो तुम और शालिनी यहाँ कर रहना। प्रश्न 5वां देखते हैं। बुढ़ापे में अपने सिर पर अपनी छत होना कितनी बड़ी नियामत है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। यह कथन किससे कहा? लेखिका मालती जोशी की कहानी वसीयत के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए वसीयत की महत्ता क्या होती है। वसीयत की महत्व क्या होती है, देखते हैं। बुढ़ापे में अपने सिर कोई नहीं जानता, यह कथन मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी वसीयत की प्रमुख पात्र हरीश की विधवा भाभी ने हरीश से कहा। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भाभी के प्रति उपेक्षित रहने वाले हरीश के मन में जब पश्चाताप का भाव जागृत होने लगता है तो उसे अपने द्वारा भाभी के प्रति अपने दायित्वों का पालन न करने के लिए आत्मग्लानि होता है, शर्मिंदा होता है। तब वह अपनी विधवा भाभी से मिलने अपने नए छोटे और साधारण से मकान में जाता है। उक्त कथन हरीश की भाभी हरीश को विदा होते समय कहती है। लेखिका मालती जोशी की कहानी वसीयत एक ऐसी विधवा महिला की कहानी है जो पति के मृत्यु के पूर्व अत्यंत ही समृद्ध और साधन संपन्न रहती है और अपने पति के निधन उपरांत परिवार की उपेक्षा आय स्रोत से अभाव में अपनी संपत्ति को बेचकर दूसरे शहर में आकर साधारण से घर में सादा सरल जीवन व्यतीत करने लगती है। वो महिला निसंतान थी और पति की मृत्यु के बाद उनके देवर देवरानी जैसे संबंधियों के उपस्थित व्यवहार में दुखी हो जाती है। उनके देवर तथा अन्य कुटुंबजन को यह लगता है कि उनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पास आय का कोई साधन शेष नहीं रह गया और ऐसी परिस्थिति में यदि वे उनसे मेल मिलाप करेंगे तो उनसे आर्थिक सहयोग न मांगने लग जाए। आप अपने इन्हीं मलिन विचारों के सुभूत उनके देवर तथा अन्य संबंधी उनसे दूरी बना लेते हैं और उनकी कोई सुध नहीं लेते। उनके दिवंगत पति ने वकील के रूप में कार्य करते हुए पर्याप्त मान सम्मान अर्जित किया तथा अपनी जमा पूंजी में एक बड़ा बंगला बनवाया था, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात आय का कोई अन्य स्रोत शेष नहीं रह गया था। तब अपने पति द्वारा की गई वसीयत के आधार पर उक्त महिला को बंगले का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। वह स्वाभिमानी महिला उक्त बंगले को बेचकर एक साधारण और छोटे मकान में रहने चली जाती है, जिससे कि बंगले के रखरखाव में होने वाले व्यय के भार से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वह अतिरिक्त राशि कुछ भाग को अनाथ बच्चों के भोजन के निमित्त प्रबंध करने के लिए शेष भाग को अपने भविष्य के जीविका उपार्जन के लिए संचित और सुरक्षित कर लेती है। पति के निधन के बाद उनकी विधवा पत्नी को इस तथ्य की अनुभूति होती है कि उनके दिवंगत पति के द्वारा उनके पक्ष में की गई वसीयत कितनी महत्वपूर्ण सार्थक रही। देखा जाए तो मित्रों, केवल उनके पास उसके पति जब मृत्यु हुई तो केवल जो महल था, बंगलो था, उसे ही उसके पति उसके नाम कर गए थे, जो उनके लिए उसकी पत्नी के लिए बहुत सहारा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखने और अपनी गरिमा अनुरूप जीवन यापन करने में सफल हो सकी। इसलिए वह निर्णय लेती है कि भले उनके देवर देवरानी उनके प्रति अपने कर्तव्यों के पालन उपेक्षित रहे हो, किंतु अपनी वसीयत के द्वारा अपना घर अपने देवर के नाम कर देंगे, जिससे कि बुढ़ापे में उनके देवर देवरानी को भी किसी विपरीत परिस्थिति में आवास सुख से वंचित न होना पड़े। लेखिका मालती जोशी की कहानी वसीयत से एक और जहां वसीयत के व्यवहारिक पहलू की महत्ता स्पष्ट होती है, वहीं दूसरी ओर वसीयत के भावनात्मक पक्ष का भी महत्व ज्ञात होता है। वसीयत के व्यवहारिक पक्ष यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत उसके स्वयं आय से अर्जित संपत्ति का निष्पादन उसकी इच्छा अनुसार कर दिया जावे, जिससे उस संपत्ति के उत्तराधिकारियों के मध्य संपत्ति के विषय में कोई विवाद संदेह न रहे। वस्तुतः वसीयत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसकी इच्छानुसार प्रबंध है। उल्लेखनीय है कि व्यक्ति केवल अपनी स्वयं आय से अर्जित संपत्ति की ही वसीयत बना सकता है, पुश्तैनी वंशानुगत संपत्ति की नहीं। इसलिए यह आवश्यक है और महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति न अपने परिश्रम और ज्ञान से जिस संपत्ति
को अर्जित किया है उस संपत्ति का प्रयोग संपत्ति को अर्जित करने वाले की इच्छा अनुसार ही हो, अन्यथा वसीयत के अभाव में उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी में विधि अनुसार विभाजित कर दी जाती है, जिसमें मृतक की इच्छा जो वसीयत के रूप में नहीं की गई हो। नैतिकता मृतक का अपने उत्तराधिकारियों से संबंध की दशा जैसे तथ्यों कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। उक्त कहानी में महिला की दिवंगत पति ने अपना बंगला अपनी पत्नी के नाम से वसीयत कर दिया था, जिससे पति की मृत्यु के बाद उस बंगले की स्वामिनी हो गई और बंगला बेचकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं पूर्ति करने में वह सक्षम हो सकी। यदि हम कल्पना करें कि उनके पति की वसीयत के बिना ही मृत्यु हो जाती, तब उस बंगले पर उनकी विधवा पत्नी और उनके छोटे भाई दोनों का दाधिकार उत्पन्न हो सकता था, जो विधवा पत्नी के लिए न्याय सम्मत नहीं रह जाता, क्योंकि उनका पुश्तैनी मकान तो उनके दिवंगत पति ने पहले ही अपने छोटे भाई हरीश के नाम करवा दिया था। वैसे भी भाई की मृत्यु के पश्चात हरीश भाभी के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुखी रहा था। तब यदि वसीयत न होती तो हरीश की भाभी के समक्ष अपने जीवन यापन के निमित्त अत्यंत विकट आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया होता ना मित्रों। अगर उनकी पत्नी के नाम वो बंगलों को करके नहीं जा रहा था तो हरीश के द्वारा तो अपनी भाभी को पूछा ही नहीं जा रहा था, तो उनका आर्थिक जीवन यापन करना अत्यंत ही दुखदायी हो जाता। हरीश की भाभी को अपने पति की मृत्यु के बाद भली भांति इस तथ्य की अनुभूति हो गई थी कि वसीयत की महत्ता क्या होती है। इसलिए जब हरीश को अपने कर्तव्यों का भान होता है और पश्चाताप के वशभूत वह अपनी भाभी से मिलने नासिक में उनके नए आवास पर जाता है, तब उसकी भाभी उससे कहती कि तुम आए, बहुत अच्छा लगा, आते रहना। हाँ, यह छोटा सा घर मैंने तुम्हारे भाई के पैसे से खरीदा है, जाते समय तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। अगर कभी लगे कि बच्चों के साथ ट्यूनिंग ठीक से नहीं हो रही है तो तुम और शालिनी यहाँ कर रहना। अपनी भाभी के इस कथन को सुनकर हरीश को पहले तो यह लगता है कि संभवतः उसकी भाभी उसे उलाहना और बद्दुआ दे रही है। तब उसकी भाभी स्पष्ट रूप से कहती है कि आशीर्वाद दे रही हूँ, बुढ़ापे में अपने सिर पर छत होना कितनी बड़ी नियामत है, यह मुझसे कोई बेहतर कोई नहीं जानता। धन्यवाद मित्रों। हम लेके आए हैं वसीयत कहानी को आपको पूर्ण अध्ययन कराए हैं और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम इस वीडियो में आपको समझा चुके हैं। धन्यवाद।